नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से पुनीत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखने वाले हैं एसएससी नोटिफिकेशन 2022 जो अभी तक आया है। अभी परसों जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चीज़ें। और काफ़ी अफवाहें चल रही है लोगों में कि कैसे पेपर होने वाला है, क्या पैटर्न चेंज किया है और क्या क्या उसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं कि क्या क्या हम स्ट्रेटजी फॉलो करें, क्या क्या बुक लिस्ट हम फॉलो करें। वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आगे। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है छोटा सा। मैंने एसएससी क्लियर किया हुआ है, सीजीएल और डब्ल्यू वाली एग्जाम मैंने क्लियर की थी। और मेरे उस टाइम 193 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। अभी पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो इस चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर और लाइक जरूर करें। सबसे फर्स्ट हमारे पास में जो हम स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हम देखने वाले हैं, सबसे फर्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो है टायर वन एग्जाम पैटर्न एनालिसिस। कि टायर वन का जो पैटर्न है वो क्या है, टायर टू का जो पैटर्न है उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेज है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले क्या था और अब क्या चेंजेज हुए हैं। उसके बाद बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए आपको। अभी जो एसएससी सीजीएल 2022 का जो नया नोटिफिकेशन आया है, जो नया पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम होने वाला है, उसको देखते हुए आपको क्या क्या बुक्स को फॉलो करना है वो आपको देखना है। उसके बाद डेली रूटीन क्या रहना चाहिए वो हम देखेंगे और उसके बाद टेस्ट पेपर्स किस हिसाब से आपको दे रहे हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो कंप्लीटली अगर आपने देख लिया तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका सिलेक्शन 101% होएगा। आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है अगर आपने इस पूरे वीडियो को अगर आपने देखा। सेकंड बात जो मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे वो ये है कि कौन कौन सी बुक्स हम जो मैं बताने वाला हूँ वो काफी मैंने खुद ने भी काफी रिसर्च की है, काफी लोगों से मैंने बात की है, उसके बाद ही मैंने ये सारा वीडियो बनाया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ भी बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकली जो मेरे साथ हुआ है और दूसरे लोगों के साथ जो जिन्होंने एग्जाम्स पास किए हैं उनको, उनसे जो जब मेरी बात हुई है सारी चीजें हम डिस्कस करके उसके बाद में मैंने ये वीडियो बनाया है। सेकंड, एक टिप बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर, वो क्या कि डेली रूटीन प्लस टेस्ट पेपर। अभी तक तो ये नॉर्मल सी चीज है, आपको लग रहा होगा कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट जब आप वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इसके अंदर जो आप अभी तक गलती करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मली बस एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ना है उसके बाद एग्जाम देना है, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स वो करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने वो पूरी कर ली, अगर वो मिस्टेक्स को दूर कर दिया तो गारंटी से कहता हूँ आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर कोई भी आपको इस वीडियो के अंदर कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगे लिखे। उससे क्या होगा, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने इस पूरी चीजों को फॉलो किया और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अगर कमेंट करके मेरे को एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। वहीं मैं अपना चैनल वहां पे बंद कर दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर ये पूरी चीजें आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने इसको फॉलो किया है, काफी लोगों ने इन चीजों को फॉलो किया है तब जाकर के उनका सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास फोन्स भी आते रहते हैं काफी लोगों के कि सर आपका जो पैटर्न है बताने का या जो भी आपने चीजें बताई है छोटी छोटी, वो हम मिस्टेक्स करते थे पर जैसे ही हमने वो चीजें ठीक करी हमारा सिलेक्शन पक्का हो गया। चलो ठीक है, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। सबसे पहले चलते हैं हम टायर वन एग्जाम पैटर्न एनालिसिस के अंदर। तो इसके अंदर जब आप देखोगे सेम चीज वैसे की वैसे है जो हम पहले देते थे। टायर वन का एग्जाम जो पहले लगता था वैसे के वैसे अब है, बट चेंज क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास में 4 सेक्शन आते थे पहले भी। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते थे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के और जीके के, तो सभी सेक्शंस के 25 क्वेश्चंस आते थे। तो टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चंस होते थे, 100 क्वेश्चंस होते थे हर क्वेश्चन, ठीक है। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता था, 2 मार्क्स का होता था। तो टोटल हमारा यहाँ पे हो गया 200। तो 200 में से अब कट ऑफ डिसाइड पहले भी होती थी अब भी डिसाइड होगी, बट डिफरेंस मामूली सा क्या है, इसको बना दिया है क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब केवल क्वालिफाई करना है आपको। टायर वन के जो नंबर्स हैं वो आपके फाइनल जो नंबर्स हैं उसके अंदर ऐड नहीं होंगे, केवल क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। बट बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर क्वालिफाई तो करना है, कोई बात नहीं, ज्यादा हम टायर वन के लिए मेहनत नहीं करेंगे। हम जो मेहनत करेंगे वो करेंगे हम टायर टू एग्जाम के लिए, क्योंकि टायर टू एग्जाम के जो नंबर्स है उन्हीं के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगी और मेरिट लिस्ट उसी के बेसिस पे बनेगी।
बट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अगर आप इसको टायर वन को आप हल्के में ले रहे हो तो ये सोच लेना कि आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। क्यों? क्यों वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 मार्क्स की है, ठीक है। दो क्वेश्चंस पे एक नंबर डिटेक्ट टू का, और जो टोटल टाइम है वो 2 आवर्स का है। अब गलती क्या आप कर रहे हो, आप इसको हल्के में क्यों ले रहे हो वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, सपोज करो कि 20 से 25 लाख लोग हर साल यहाँ पे सीजीएल देते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। और हो सकता है इस बार ये जो नंबर्स है उनमें बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि 20,000 प्लस वैकेंसी हमारे पास में है। और इस वजह से जो नंबर ऑफ पीपल है वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो एसएससी की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि 20,000 से ज्यादा पोस्ट है तो क्यों ना हम इस बार जो फॉर्म है फिल करें और थोड़ी तैयारी करें जिससे हमारा भी नंबर आ जाए। तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो 20,000 वाली पोस्ट है ये बढ़ के आपकी 25,000 तक होने वाली है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि अभी तक क्या है, जितने भी डिपार्टमेंट ने कंसोलिडेट करके जो वैकेंसी दी है वो अभी एसएससी के पास पहुंची है। बट काफी डिपार्टमेंट क्या होते हैं, वो थोड़ा डिले करते हैं इस चीज के अंदर कि कंसोलिडेट करके और भिजवाने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो जब तक आपका फाइनल एग्जाम कट ऑफ निकलेगी तब तक ये 20,000 से लेके बढ़ के ये आपकी वैकेंसी 25,000 के आसपास हो जाएगी। तो ये आप मान के चलो कि अभी तो 20,000 प्लस इसीलिए लिखा हुआ है कि आपकी वैकेंसी लगभग बढ़ने ही वाली है, ठीक है। तो 20,000 से 25,000 होने ही वाली है, ये मेरा आप विश्वास करो। तो आप मान के चलो कि बहुत ही अच्छे नंबर की आपकी वैकेंसी इस बार आ रही है, और बहुत ही गोल्डन चांस है। जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ इसको आप फॉलो कर लो, आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। ओके, अब मैं ये बता रहा था कि 20 से 25 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। उसमें से पहले क्या होता था, पहले वैकेंसी होती थी जैसे 10,000 के आसपास वैकेंसी हुई, ठीक है। तो लगभग ये जो भी 2.5 गुना 5 गुना इस तरह से लोग पास करते थे। अभी क्या होगा, अगर क्वालिफाई, सपोज करो कि आप मान के चल रहे हो कि केवल क्वालिफाई है, केवल कट ऑफ क्लियर करनी है, तो मैं एक बात बता दूं आपको, इस बार कट ऑफ पिछली बार से ज्यादा जाने वाली है। क्योंकि जो मेन रीजन है वो ये है कि जो टायर टू एग्जाम होगा, टायर टू एग्जाम जो होगा वो सिंगल शिफ्ट के अंदर होगा, मतलब एक ही दिन एग्जाम करवाया जाएगा। और एसएससी नहीं चाहेगी कि वो इतने स्टूडेंट्स को पास कर दे कि वो एक ही शिफ्ट के अंदर एक ही दिन के अंदर वो सारे लोग एडजस्ट ना हो पाए। तो इतने लोग पास बिल्कुल नहीं करेगा एसएससी। तो मैं ये कहने वाला हूं कि इस बार पहले जो प्री क्लियर करते थे उनकी संख्या ज्यादा होती थी, बट इस बार जो प्री क्लियर करेंगे उनकी संख्या कम होगी। हालांकि वैकेंसी ज्यादा है बट प्री पास करने वालों की संख्या कम होगी, क्योंकि सिंगल शिफ्ट के अंदर पेपर कराना है, और सिंगल शिफ्ट के अंदर पेपर कराना है तो इनको कम स्टूडेंट्स को पास करना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि जब कम लोग पास होंगे टायर वन के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जो होगी वो हाई होगी, क्योंकि कट ऑफ हाई होगी तभी ज्यादा लोग एसएससी सीजीएल टायर वन से बाहर हो पाएंगे। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जो टायर वन की जो कट ऑफ है इस बार हाई रहने वाली है, काफी हाई रहने वाली है। तो आपको टायर वन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर टायर वन नहीं निकाल पाओगे तो टायर टू का कोई मतलब नहीं रह जाएगा वहां पे। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस आपको क्या करना है, टायर वन पे करना है। और साथ में आपको मेंस को भी लेके चलना है, ठीक है। कैसे लेके चलेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि टायर वन को आपको हल्के में नहीं लेना है। चलो ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे। सबसे पहले टायर वन हमने यहाँ पे देख लिया। टायर वन के बाद में अब हम चलते हैं यहाँ पे टायर टू के अंदर। टायर टू का ये पैटर्न है, ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टायर टू के अंदर 3 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर होने वाले हैं? 3 पेपर होने वाले हैं। पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, ठीक है। अब तीनों पेपर में डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए पेपर वन है। जो स्टैटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर टू है। जो डब्ल्यू वाला पेपर देना चाहते हैं उनके लिए पेपर थ्री है। ओके, तो पेपर टू और पेपर थ्री स्टैटिक्स और डब्ल्यू वालों के लिए है। बट हाँ ये है, जो डब्ल्यू और स्टैटिक्स वाले पेपर देगा, ठीक है, उनको पेपर वन भी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, जो स्टैटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जो डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनको पेपर वन तो देना ही देना है। साथ में पेपर टू या पेपर थ्री, अगर डब्ल्यू है तो पेपर थ्री, और अगर जेएसओ जो पोस्ट है जो स्टैटिक्स वाले हैं उनको पेपर टू देना पड़ेगा। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे पेपर वन के बारे में। पेपर वन पहले क्या होता था, मेंस पेपर होता था तो 2 पेपर होते थे, एक इंग्लिश का पेपर होता था, एक मैथ्स का पेपर होता था। मैथ्स में क्या होता था, मैथ्स के अंदर आप देखोगे 100 क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था तो टोटल 200 मार्क्स का होता था। इंग्लिश के अंदर क्या होता था, 200 क्वेश्चन आते थे,
एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था, तो टोटल हमारे पास में 200 नंबर यहाँ पे होते। तो मेंस का जो वेटेज था वो पहले कितना था, 400 नंबर, यही था। ठीक है, बट अब पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब पैटर्न क्या चेंज किया है, पैटर्न को चेंज ये किया गया है कि इसमें 3 सेक्शन बनाए गए। ठीक है, सेशन 2 बनाए गए, 2 सेशन, एक तो फर्स्ट सेशन और एक सेकंड सेशन। ठीक है, अब फर्स्ट सेशन के अंदर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। फर्स्ट सेशन के अंदर 3 सेक्शन बनाए गए हैं और सेशन 2 जो है उसके अंदर एक सेक्शन बनाया गया है। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले देखो आप, सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल, मतलब 2 पेपर आने वाले हैं। सबसे पहले जो मॉड्यूल है मतलब मैथ्स का पेपर होगा, सेकंड जो है वो रीजनिंग का पेपर होगा। तो एक पोर्शन हो गया हमारा सेक्शन 1। इसके अंदर हम देखेंगे कि 2 पेपर आने वाले हैं, एक तो मैथ्स का और एक रीजनिंग का। दोनों के लिए जो वेटेज है, 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन का 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 180। तो जो सेक्शन 1 है वो 180 मार्क्स का होगा। ऐसे ही जब हम बात करेंगे सेक्शन 2 की, इसमें भी 2 मॉड्यूल है। एक तो आएगा इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, और दूसरा है आपकी जीके, जनरल अवेयरनेस। ये दोनों चीज आएंगी। पहले इंग्लिश का जो वेटेज था वो 200 क्वेश्चन का था, तो वो पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। अब आप देखो, जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन है इसमें 45 कर दिए, और जो जीके के क्वेश्चन है वो 25 कर दिए। दोनों वही क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल ये हो गए हमारे पास में 210 मार्क्स। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को अगर हम मिला दें तो हमारे पास में ये वेटेज हो जाता है कितना, 180 और 210। ठीक है, दोनों सेक्शन को जब मिलाओगे आप तो ये 390 नंबर्स का हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम, अगर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सेपरेट सेक्शन है, पहले सेक्शन के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ऐसे सेक्शन 2 के लिए भी हमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1 घंटे में कौन सा सेक्शन क्लियर करना है नहीं करना है। तो देखो, अब मैथ और रीजनिंग दोनों को कंबाइन करके 1 घंटे का टाइम मिलेगा। आप वहां पे अगर जैसे रीजनिंग में जल्दी कर लेते हो क्वेश्चन, तो आप मैथ में वो जो टाइम बचेगा उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसे ही इंग्लिश और जीके के अंदर अगर आप देखोगे 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, और आई थिंक इंग्लिश और जीके के लिए मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि आपको बस देखना है और टिक लगाना है, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं। तो इस वजह से आपको मोर देन सफिशियंट टाइम है सेक्शन 2 के लिए। बट हाँ, सेक्शन 1 के अंदर आपको टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ्स प्लस रीजनिंग 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके पास में टाइम कितना है, 60 मिनट। 60 मिनट, 60 क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट डिसाइड किया गया है। हालांकि प्री के अंदर भी ऐसा ही होता था। ठीक है, बट हम थोड़ा टाइम और कहीं से बचा लेते थे। बट यहाँ पे जीके इंग्लिश वगैरह नहीं है सेक्शन 1 के अंदर, तो आपको 1 घंटे के अंदर रीजनिंग प्लस मैथ दोनों को कवर करना ही करना है। तो आपको जो आपकी स्पीड है मैथ्स प्लस रीजनिंग करने की, उसको बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। अगर आपकी स्पीड कम है मैथ प्लस रीजनिंग के लिए, तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है बिल्कुल। तो आपको इसके अंदर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो, आप कैसे शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करते हुए आप मैथ्स का पेपर सोल्व कर पाओ। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं, सेक्शन 2 हमारा हो ही गया। ठीक है, मोर देन सफिशियंट है, 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं थर्ड सेक्शन, ये नया सेक्शन इंक्लूड किया है, इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज और ऐड की गई है। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 20, और जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 15 मिनट्स। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ये टोटल हो गया हमारा 60 मार्क्स का। बट जो कंप्यूटर वाला पेपर है, ये मॉड्यूल सेक्शन 3, ये आपका जो है, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसके जो नंबर है वो आपके ऐड नहीं होंगे, इस 390 के अंदर बिल्कुल ऐड नहीं होंगे। क्लियर है। तो अब आप देखो, आपका जो मेंस का पेपर है, ओवरऑल आपका जो डिसाइडिंग मेरिट लिस्ट बनेगी, जो जिसके हिसाब से पोस्ट दी जाएगी, वो आपकी होगी केवल 390 मार्क्स की। कहने का मतलब यह है कि 390 में से जितने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी बढ़ती जाएगी। क्लियर है। अच्छा, पैटर्न चेंज किया है, ये पैटर्न क्यों फॉलो किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही माइन्यूट सी चीज है। क्या आजकल क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा यूज क्या आ रहा है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आपको
जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, उसको चलाना आना चाहिए, उसके अंदर कैसे वर्क करते हैं वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इस वजह से आपका ये वाला जो सेक्शन 3 है, जो कंप्यूटर नॉलेज है, उसको चेक किया जा रहा है आपको। आपकी जो कंप्यूटर नॉलेज है उसको चेक किया जा रहा है इसके थ्रू। ओके, तो इस वजह से एक कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो बढ़ाया गया है। अच्छा, इंग्लिश वाला पोर्शन 45 मार्क्स मतलब 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन नहीं होके 45 क्वेश्चन यहाँ पे किए गए हैं। उसका भी रीजन है, क्योंकि होता क्या है, देखो काफी सारे लेटर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, तो वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो होता क्या है, अगर बच्चे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो उसका गलत कर देता है। उसकी वजह से क्या है कि आगे का जो सारा काम होता है वो गलत होता चला जाता है। तो जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि बच्चे का जो कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्ट है उसको थोड़ा स्ट्रोंग बनाया जाए। वो कैसे होगा, आपका जो इंग्लिश का वेटेज है वो बढ़ाया गया है, क्योंकि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है वो सबसे ज्यादा चेक किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो उस पर आपको स्पेशली फोकस करना है। तो इस वजह से इस तरह का पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है, और मैं मानता हूँ कि काफी अच्छा पैटर्न है, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कुछ है, बट आपको इसी जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी है। तो आपका जो ये पूरा पैटर्न है, आपको लगेगा कि वास्तव में जो पैटर्न चेंज किया है वो वास्तव में अच्छा किया है एसएससी ने। क्लियर है। स्टेटिक्स और डब्ल्यू वाला पेपर आपको पता ही है, 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, ठीक है। तो 200 नंबर का ये पेपर होगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास में टायर 2 का जो पैटर्न है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे चलते हैं हम, सबसे पहले ये हमारे पास में सिलेबस है, सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या सिलेबस है हमारे पास में, देखो आप, सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं कि मेन हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस हुए। ओके, जो पहले है वो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो, नंबर सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें आपकी पहले से हैं। तो नंबर सिस्टम पहले से है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, एल्जेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। ये थोड़ा स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, इसको ऐड किया गया है इस वाले नोटिफिकेशन के अंदर। क्या चीजें थोड़ी सी ऐड हुई है, देखो इसके अंदर आप जब आप देखोगे तो ये जो मीन मीडियन मोड है, पहले 1-2 क्वेश्चन आते थे बेसिकली, पर इसको थोड़ा वेटेज ज्यादा दिया जाएगा इस बार, तो ये इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। और सिंपल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऐड की गई है, बट ओनली सिंपल प्रोबेबिलिटी। तो आपको घबराना नहीं है कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, 2-5 रूल्स है, उनको अगर आपने याद कर लिए तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है। बाकी हम वीडियोज के अंदर बताते रहेंगे, आप हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, तो आपको जो जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, मीन मीडियन जो भी चेंज हो रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। क्लियर है। तो ये आपका मैथ्स का पोर्शन है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही है, बस हल्का फुल्का यहाँ पे मीन मीडियन मोड और प्रोबेबिलिटी हल्की सी ऐड हुई है। क्लियर है। चलो ठीक है। तो ये हमारे पास में मैथ्स का जो सिलेबस है वो हो गया। अब हम चलते हैं आगे। सेकंड में हमारे पास में रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर देखो आप, जो ये रीजनिंग का पोर्शन है सेम है एज इट इज जो पहले था, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं अपन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें हम, तो देखो बाकी सारी चीजें सेम है, बस इसमें मैं 3-4 लाइन्स को मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे देखो आपको जो ये रेड कलर में हाईलाइट किया है, ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन, मतलब 3 या 3 से ज्यादा पैराग्राफ आएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज विल बी आस्क्ड, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पैराग्राफ पे। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी सिंपल, वन बेस्ड ऑन ए बुक और ए स्टोरी, मतलब एक पैराग्राफ आपका नॉर्मल सिंपल आएगा कि बुक या स्टोरी टाइप का आएगा एक पैराग्राफ। बाकी जो दो दो पैराग्राफ आएंगे, ठीक है, द अदर 2 पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन ए रिपोर्ट और एन एडिटोरियल। तो ये आप पक्का मान के चल लो, एक पैराग्राफ तो स्टोरी और बुक से रिलेटेड आएगा, सेकंड बाकी के जो 2 पैराग्राफ है वो आपके एडिटोरियल में से आने वाले हैं। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो 390 में से जितने ज्यादा मार्क्स आप कवर कर पाओगे वो किससे कर पाओगे, इंग्लिश के थ्रू। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबसे मेन चीज है, आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है रीडिंग एबिलिटी के ऊपर, ना कि आपको हर चीज रटनी है।
मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज नहीं आएंगी, बाकी सारी चीजें आएंगी, बट उनका वेटेज कम होगा, बट रीडिंग एबिलिटी वाली चीजों का वेटेज सबसे ज्यादा होगा। ये इसके अंदर मेन चीज हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास में मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया। बाकी और देख लेते हैं हम एक बार। बाकी हमारे पास में ये है जीके का पोर्शन। जीके का पोर्शन जब देखोगे आप, ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बाकी सेम चीजें हैं। ओके, उसके बाद में कंप्यूटर वाला हम एक बार पोर्शन देख लेते हैं। तो देखो कंप्यूटर में सबसे पहले तो आपको बेसिक्स, कंप्यूटर की जो बेसिक्स चीजें हैं, ठीक है, ये यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे तैयारी करनी है, टॉपिक देखना है और उससे रिलेटेड जो भी जहां भी आपको मटेरियल मिलता है वहां से आपको तैयारी करनी है। सबसे मेन चीज जो मैं आपको बता दूं वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। आप देख लेना 20 क्वेश्चन है, 20 में से 3 या 4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर शॉर्टकट से रिलेटेड आने ही आने वाले हैं। तो कंप्यूटर शॉर्टकट आपको याद होने ही होने चाहिए। कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, कंप्यूटर शॉर्टकट्स लिखना है, कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स, वहां पर पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपको अगर आपको नहीं भी मिलती है तो आप मुझे कमेंट में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हो। मैं वहां पे क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड काफी अच्छे मेरे पास में एमसीक्यू की एक पूरी लिस्ट बनी हुई है। वो साथ में कंप्यूटर के जो शॉर्टकट्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपकी ईमेल आईडी पे। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि इस पे ज्यादा फोकस करना है आपको। बाकी देखो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिलेटेड पॉइंट्स है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी एक अच्छा पॉइंट है जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको बेसिक जो चीजें हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीज यहाँ पे अलग अलग देखो वायरस वगैरह दिए हुए हैं कि क्या क्या चीजें होती है, बस इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको निकालने हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास में क्या है, अब आता है बुक्स कौन कौन सी आपको देखनी चाहिए। वो बुक सजेशन यहाँ पे हमारे पास में है। तो जो मैंने फॉलो किया है, जो दूसरे लोगों ने जो गजेटेड ऑफिसर बने हैं, ठीक है, मैं काफी बातचीत मेरी होती रहती है काफी लोगों से, तो उनसे डिस्कस करता रहता हूँ। उनके बेसिस पे ही मैंने ये प्रॉपर पूरा आपके लिए एक पूरी बुक लिस्ट तैयार करी है। फॉलो जरूर करना है आपको इसको। सबसे पहले हम चलते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर देखो 3 पोर्शन आपको देखने हैं। क्या क्या? ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। पहले कॉम्प्रिहेंशन आता था, ठीक है, पहले भी आता था, बट इस बार वेटेज ज्यादा होगा तो इस पर ज्यादा फोकस करना है। ग्रामर के लिए देखो एक बुक है आपके पास में, मिरर ऑफ कॉमन एरर, काफी अच्छी बुक है, ठीक है। कॉमन एरर्स जो होती है वो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर जैसे अलग अलग बैंक में हो गई, एसएससी में हो गई, और भी अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आई हुई है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको जरूर आपको देखना है। उसके बाद ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की बुक बहुत ही अच्छी है, जो केडी कैंपस की बुक आती है। आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड उसको याद कर लेना है, ठीक है, जो रूल्स है। और उसके अंदर वोकैब भी दी हुई है, वो भी सारी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तो बेसिक जो मैं कहूँ कि नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसको आपको जरूर याद करनी है। उसके बाद वोकैब के अंदर आते हैं। वोकैब के अंदर देखो वर्ड पावर मेड इजी, बहुत अच्छी बुक है। हो सकता है कि 2-3 जो चैप्टर है वो थोड़ी बोरिंग लगे आपको, बट आप एक बार उसको पढ़ना सीख जाओगे कि कैसे वर्ड पावर मेड इजी को पढ़ते हैं। अगर नहीं भी आपको पता कि कैसे उसको पढ़ते हैं तो आप एक बार यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लेना, वो आपको अच्छे से बता देगा। उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस एक बार बुक खोली और स्टार्ट हो गए। उसका एक तरीका है, उसको आप यूज करो, और उससे वोकेब आपकी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बुक है। उसके बाद है एक एमबी पब्लिकेशन की। एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उसके अंदर आते हैं। उसके अंदर पेपर्स भी होते हैं, पेपर्स भी आप सोल्व करो, साथ में उसके पीछे वोकैब दी हुई होती है। वो वोकैब अच्छे से आप याद कर लो। आप अगर ये 4 चीजें, जो 4 बुक है, इनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका ग्रामर और वोकैब वाला पोर्शन 100% कवर हो जाएगा, 100%। ठीक है, इनको आपको फॉलो करना ही करना है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल वाला पोर्शन है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत आए, ठीक है, आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, द हिंदू कर सकते हो, ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जो भी आप फॉलो करना चाहते हो इजीली कर सकते हो। बट सबसे पहले क्या करना है, आपको वो बोरिंग लगेगा, क्योंकि क्या होता है, कोई भी आके कह देता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, बट जब हम पढ़ने बैठते हैं, मेरे साथ में शुरू में ये हुआ है कि जब भी मैं न्यूज़पेपर की रीडिंग करता था तो मैं शुरू के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता था कि यार मैं कैसे पढूं, एक दिन पढ़ रहे हैं 2 दिन हमने मिस कर दिया ये वो।
तो स्टार्ट कैसे करो, स्टार्ट ऐसे करो कि जो आपका इंटरेस्टिंग जो पोर्शन है उस पर आप फोकस करो। कैसे? जैसे मेरा स्पोर्ट्स का क्रिकेट एक अच्छा मेरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पे थोड़ा फोकस करूंगा कि मैं सबसे पहले क्या होता है कि स्पोर्ट्स पेज ओपन कर लेता हूँ, उसके अंदर क्रिकेट से रिलेटेड जो भी चीजें दी हुई हैं पेपर के अंदर वो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या है, थोड़ा सा आपकी रीडिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी। बट ऐसा नहीं है कि आप उसी पे रह जाओ, आपको मेन जो तैयारी करनी है उसके बाद में वो क्या करनी है, एडिटोरियल पोर्शन की करनी है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है द हिंदू या किसी न्यूज़पेपर, इंग्लिश जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, वहां से जो एडिटोरियल होते हैं वो एज इट इज उठ के आपके एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए इन पे फोकस अच्छे से करना है। क्लियर है? सेकंड, आपको एक वोकैब 24 ऐप मिल जाएगी। अगर आप जैसे न्यूज़पेपर परचेज नहीं कर सकते तो ये ऐप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर एडिटोरियल्स आते हैं आपके। ठीक है, उसके अंदर आपको वोकैब भी मिल जाएगी। उसी एडिटोरियल के अंदर जो मेन मेन अच्छे अच्छे जो वोकैब है वो आपको अलग से मिल जाती है, उनका मीनिंग मिल जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इसी ऐप के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करके, ठीक है, और डेली आप रात को या सुबह जल्दी, ठीक है, आराम से सोते सोते भी आप इसको आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन हो गया इंग्लिश वाला पोर्शन। इंग्लिश वाले पोर्शन के बाद में हम चलते हैं किसके अंदर, सेकंड वाले पोर्शन के अंदर। सेकंड है हमारी जीके। तो देखो जीके को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका स्टैटिक, सेकंड है आपका जनरल साइंस, थर्ड है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टैटिक के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हो, और कोई बुक अगर आप फॉलो करना चाहते हो जीके के लिए, कोई नोट्स फॉलो करना चाहते हो तो वो आप इजीली कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक जो पर्टिकुलर बुक है जो बहुत से लोग फॉलो करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी है। जनरल साइंस के लिए भी लूसेंट की बुक आती है, आप उसको फॉलो करो, है ना। अगर आप ये दोनों बुक अगर फॉलो कर लेते हो तो आई थिंक जीके का मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए देखो मैंने आपको बोला न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद मंथली मैगजीन, कोई भी मंथली मैगजीन आप उठा सकते हो, दृष्टि हो गई, विजन हो गई, इस तरह से जो मंथली मैगजीन है उनको आप उठाओ, मेन मेन पॉइंट हाईलाइट करो, उनको साइड में रखो। बट जब आप एग्जाम देने जाओ उससे एक दो महीने पहले उनका पूरों का रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि साल दो साल की आपको जो मैगजीन है वो पढ़नी पढ़नी है। मतलब 2 साल में नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट जो जब एग्जाम हो रहा है उससे पहले 1 साल जब तक है, ठीक है, 1 डेढ़ साल तक की तो कम से कम आप मैगजीन फॉलो करो ही करो। ठीक है, ऐसा नहीं है एक बार पढ़ लिया आपने उसको रख दी, आपको उसको बार बार रिवाइज भी करना है जिससे कि आपको चीजें याद भी रहे। ठीक है, तो ये आपका जीके का जो पोर्शन है वो इस तरह से कवर होगा। क्लियर है? चलो ठीक है, उसके बाद करते हैं हम स्टार्ट आगे। थर्ड जो पोर्शन है हमारे पास में वो है हमारे पास मैथ्स का। तो देखो मैथ्स के अंदर मैं आपको बता दूं, हमारे पास में सबसे पहले अर्थमेटिक और एडवांस दो चीजें हैं। अब मैथ्स के अंदर मैं आपको बताऊं, देखो पैटर्न जब आप देखोगे टायर 2 मेंस का, तो एक है हमारे पास में रीजनिंग, एक है इंग्लिश, एक है जीके, तीन तो ये, और एक चौथा है आपका मैथ्स। ओके, कंप्यूटर तो वैसे भी क्वालिफाई है, उसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, तो केवल 4 पोर्शन ऐसे हैं जिनके नंबर आपको फायदा दिलाएंगे आपकी रैंकिंग के अंदर। अब देखो जीके ऐसी है जिसके अंदर 100% नंबर किसी के भी नहीं आ सकते, सब लोग तैयारी करेंगे, बस ये कि दो चार नंबर ऊपर नीचे होते हैं, बाकी जीके के अंदर 100% नंबर किसी के नहीं आते हैं। तो जीके एज इट इज रहेगी। उसके बाद में आते हैं अपन रीजनिंग। रीजनिंग में भी मैक्सिमम लोग फोड़ेंगे, मैं ये नहीं कहता कि बहुत हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आने वाली है, आप ऐसा मत डरना कि बैंकिंग लेवल की या बहुत हाई लेवल की आने वाली है। एसएससी अभी तक जो देता है वैसी रीजनिंग आएगी, हो सकता है 19-20 का फर्क हो, बाकी ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो रीजनिंग के अंदर भी सबके नंबर लगभग सेम आने वाले हैं, दो चार नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं बस। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी ये है कि जो अच्छा एक्सपर्ट होगा इंग्लिश के अंदर उसके नंबर थोड़े ज्यादा आ सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, वो उनकी जो इंग्लिश के अंदर भी जो नंबर्स आएंगे वो सारे लगभग सेम रहने वाले हैं। क्लियर है? मेन जो है वो है मैथ्स, जो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा वो करेगा मैथ्स। मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं, टाइमिंग भी लिमिटेड है, क्योंकि रीजनिंग प्लस मैथ के लिए केवल 1 घंटा दिया हुआ है। तो आपको मेन जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी आपको मैथ्स की। और मैथ्स के अंदर भी ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक को आप छोड़ के चले गए, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। हो सकता है कि जो टॉपिक आप छोड़ के जा रहे हो उसी से 4 या 5 क्वेश्चन आ गए, तो देख लो आप लगभग अगर 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं उस टॉपिक से तो 15 नंबर आपके सीधे सीधे डाउन हो जाते हैं, और 15 नंबर का मतलब है कि आप रेस से बिल्कुल बाहर हो जाते हो। क्लियर है? तो आपको हर एक टॉपिक बहुत डीपली और अच्छे से तैयारी करनी है आपको मैथ्स की। क्लियर है?
ऐसा नहीं है कि मैथ्स की करनी है, सभी टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स की करनी है, बट स्पेशली मैथ को ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो देखो कौन कौन से बुक्स हैं। अगर कोई बेसिक तैयारी स्टार्ट ही कर रहा है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आपको आर एस अग्रवाल सबसे पहले निकालनी है, क्योंकि उससे जो बेसिक आपका है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है उसके बाद आप किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो मोटी सारी बुक आती है उसको आपको फॉलो करना है। उसके जो क्वेश्चन है उनको आपको निकालने हैं, उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी दी हुई है। बाकी हमारा जो चैनल है, ठीक है, पुणे ट्यूटोरियल्स, उसको भी आप फॉलो करो, उसके अंदर काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मैथ्स के ऊपर, तो मैं हर एक क्वेश्चन का दो मेथड बताता हूँ, एक तो बेसिक मेथड और एक शॉर्ट मेथड। क्योंकि कई बार होता क्या है, शॉर्ट मेथड हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं हो पाता है, तो उसके लिए बेसिक मेथड आना जरूरी है आपको। और देखो जो मैंने चीज सीखी है वो ये क्या, वो ये है कि अगर आपको बेसिक मेथड आता है तो आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स खुद से जनरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक्स फिक्स है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपके खुद के दिमाग में आने लगेगा कि यार इसको मैं इस तरीके से भी शॉर्ट तरीके से कर सकता हूँ, वही आपकी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। क्लियर है, तो आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। एडवांस के लिए भी सेम चीज है, ठीक है, तीनों चीज सेम है, मतलब अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, आप ये चीज फॉलो करो तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी बैच के अंदर। क्लियर है, चलो ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे। उसके बाद हमारे पास में रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें तो ज्यादा कुछ है नहीं, रीजनिंग बहुत सिंपल आएगी। बट प्रैक्टिस के बेसिस के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखना चाहते हो टॉपिक वाइज, तो आप लूसेंट की बुक, आर एस अग्रवाल की बुक या अरिहंत की बुक, तीन बुक है, तीनों बुक फॉलो नहीं करनी है, कोई भी एक, कोई भी एक बुक फॉलो कर लो आप रीजनिंग की। और जब प्रैक्टिस पेपर आप दोगे, टेस्ट पेपर जब आप दोगे, उसी के अंदर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सपोज करो कि जो रीजनिंग के नंबर्स हैं वो आपके कम आ रहे हैं, तो बस ये देख लेना आप कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। बाकी रीजनिंग की तैयारी ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी रीजनिंग की बुक। उसके बाद चलते हैं सेकंड हमारे पास में कंप्यूटर। तो देखो कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या चीज थी कि आपको जो शॉर्टकट्स की तैयारी करनी है वो गूगल से आप कर सकते हो। बाकी मैं 1000 क्वेश्चंस की एमसीक्यू बने हुए हैं और भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, वो मैं आपको दे दूंगा। अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो ये देख लेना आप, अगर कितने कितने क्वेश्चंस जितने भी आएंगे, 80-90% क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल जाएंगे इजीली। बट क्या है, आप कमेंट करना, ईमेल आईडी आपकी मैं आपको मेल कर दूंगा वो सारा मटेरियल। ओके, उसके बाद कोई भी सिलेबस से रिलेटेड, कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बुक अगर आपको मिलती है, आप उसके अंदर एमसीक्यू देख सकते हो। देखो आपको चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर भी पढ़ सकते हो, बट मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करो कंप्यूटर के अंदर। क्योंकि अगर एमसीक्यू ज्यादा अच्छे से कर लोगे, ठीक है, आपने 5-7 हजार अगर जैसे एमसीक्यू निकाल ली, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि सारे एमसीक्यू इसी के अंदर से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, तो बेसिकली चैप्टर ना पढ़ के आप एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर है, बाकी ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है कंप्यूटर का पेपर, तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल वो आपका टेस्ट चेक कर रहे हैं कि कंप्यूटर की नॉलेज आपको है या नहीं है, इस वजह से ये पोर्शन रखा गया है। अगर आपको डीपली अगर वो पढ़वाना चाहता है कि कंप्यूटर की नॉलेज डीपली का अगर करवाना चाहता, तो फिर वो क्या करता, ये जो नंबर है, इसके जो नंबर्स है उनको मेंस के जो नंबर है उसके अंदर ऐड करवाता और उसके बाद कट ऑफ निकलती। बट वो डीपली नॉलेज चेक नहीं करना चाहता, वो आपकी एक जनरल जो बेसिक नॉलेज है वो चेक करना चाहता है, इसलिए इसको क्वालिफाई बनाया गया है। क्लियर है, तो इस पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आपको बच्चों, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ये एक बेसिकली डेली रूटीन है जो मैं फॉलो करवाता हूँ। मैंने खुद ने भी फॉलो किया है, दूसरे लोगों को भी मैं फॉलो करवाता हूँ, काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। अगर ये फॉलो कर लिया आपने तो गारंटी आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्या है रूटीन, इसमें भी एक छोटी छोटी चीज है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे 7 बजे आप उठ गए, 7 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, जो भी 1 घंटे के अंदर आपका डेली रूटीन वाला काम है वो आप करो, हल्का फुल्का नाश्ता जो करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है आपकी स्टडी 8 बजे से। 8 बजे आपको टेबल पे बैठना है, ऐसा नहीं है कि आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप प्रॉपर एक टेबल और एक बिल्कुल शांत, बिल्कुल साइलेंट एनवायरनमेंट के अंदर, रूम के अंदर आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद 8 से लेकर 10:15 तक आपको इंग्लिश का पोर्शन देना है, टाइम देना है। इतना टाइम क्यों दिया है, क्योंकि देखो इंग्लिश का जो वेटेज है वो ज्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश पे आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है, इस वजह से इतना टाइम दिया गया है। 10:15 से 10:30 के बीच, ठीक है, टी ब्रेक ले लो आप।
टी ब्रेक के अंदर आप हल्की फुल्की चाय नाश्ता जो भी करना चाहते हो आप, थोड़ा क्या है माइंड भी फ्रेश हो जाता है क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाई आप कर नहीं सकते, तो 15 मिनट के लिए आप गैप ले लो। उसके बाद में जनरल नॉलेज 10:30 से 12:30 का टाइम दिया है। ठीक है, अब देखो दो चीजें हैं इसमें भी मैंने टाइम ज्यादा क्यों दिया है, क्योंकि देखो जीके जो है वो टायर 1 में भी आ रही है और टायर 2 में भी आ रही है। पहले तो क्या होता था टायर 1 में ही आ जाती थी, काफी लोग क्या है इसको छोड़ के चल जाते थे कि चलो हल्की फुल्की जीके पढ़ ली, चलो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं। बट अब टायर 1 में भी जीके आ रही है और टायर 2 में भी जीके आ रही है। तो सबसे पहले तो टायर 1 के लिए आपको क्वालिफाई के लिए पढ़ना पड़ेगा और फिर टायर 2 के अंदर वो नंबर ऐड होंगे। इट मीन्स कि जीके का पोर्शन भी बढ़ा ही है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से मैंने इसका टाइमिंग भी ज्यादा किया है। तो आपको 10:30 से 12:30 बजे तक का टाइम जीके को देना है। अच्छा, मैंने इंग्लिश और जीके को सुबह का टाइम ही क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है कि देखो सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, चीजें आप एडेप्ट जल्दी हो पाओगे, चीजों से जल्दी लर्न कर पाओगे। ठीक है, और आपको सुबह सुबह नींद भी नहीं आएगी, इसलिए इंग्लिश और जीके का पोर्शन आपको सुबह ही रखना है, शाम को नहीं रखना है। तो ये लंच से पहले पहले कवर हो जाने चाहिए, इस वजह से मैंने इसको पोर्शन को ज्यादा जल्दी लंच से पहले रखा है। उसके बाद लंच, लंच के लिए मैंने 1 घंटे का टाइम दिया है, हालांकि इतना लगता नहीं है। आधा घंटा आप लंच करो, आधा घंटा आप रिफ्रेश हो, थोड़ा घूमो फिरो, गाने वाने सुनो, हल्का फुल्का जो भी रिफ्रेशमेंट के लिए आप करना चाहते हो वो आप, एंटरटेनमेंट के लिए करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद 1:30 से 3:30 बजे तक आपको मैथ्स को देना है। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, इस वजह से मैंने इसको ज्यादा टाइम दिया है। उसके बाद रीजनिंग का मैंने इसमें कोई टाइम नहीं दिया क्योंकि रीजनिंग के अंदर कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप आधा घंटा दे सकते हो, बाकी मेरे को नहीं लगता आप टेस्ट पेपर अगर निकालोगे तो वहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, कोई टॉपिक अगर आपको टिपिकल लगता है तो कोई भी संडे सैटरडे आप कोई भी टाइम निकाल लो आधा 1 घंटे का और उसको कवर कर लो। क्लियर है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का पोर्शन। उसके बाद 3:30 से 4 आधे घंटे का आप टी ब्रेक लो। टी ब्रेक के अंदर बातचीत करो, दूसरों से डिस्कस करो, बाकी आराम से रेस्ट करो। उसके बाद 4 से 5 मैंने रखा है टेस्ट पेपर। अब ये मैंने रखा है प्री के हिसाब से, जब मेंस आएगा, जब मेंस के लिए मैं बताऊंगा आपको डेली रूटीन, तो आपको 1 घंटा प्री का पेपर की तैयारी करनी है, मतलब प्रैक्टिस पेपर देना है। प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल ऐसे देना है कि आपका, आजकल वैसे भी आपको पता ही है अलग अलग काफी सारे यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी किसी भी कोचिंग का टेस्ट पेपर ऑनलाइन ले लो और वहां पे बैठ के आराम से आप ऑनलाइन पेपर दो प्रॉपर, ठीक है ना, कोई डिस्टरबेंस के साथ में। ओके। तो उसके बाद 5 से 6 मैंने जो रखा है वो है सॉल्यूशन का। होता क्या है, देखो लोग क्या करते हैं, पेपर दे लिया, नंबर आ गए और चल दिए घर। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक उसका आप एनालिसिस नहीं करोगे आपका रिजल्ट जीरो रहने वाला है। आप जहां एग्जिस्ट करते हो आप वहीं पे एग्जिस्ट करोगे, आज से 6 महीने साल भर बाद भी। क्यों? अगर एनालिसिस नहीं किया तो। इसलिए बेसिकली आपको एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना है टेस्ट पेपर के। ओके। कहाँ कहाँ आपकी कमियां हैं, कौन कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है, उन पे आपको देखना है, उनको आपको अच्छे से इंप्रूव करना है। उसके बाद कंप्यूटर के लिए मैंने 6:30 से 7:30 का टाइम रखा है। आप चाहो कि आपका जो अच्छा पोर्शन जब कवर हो जाए कंप्यूटर पे तो आप इसका टाइम कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं, आप डेली आधा घंटा 1 घंटा दो कंप्यूटर का, आपका पोर्शन आराम से क्लियर हो जाएगा मेंस तक। क्लियर है। तो ये हमारे पास में हो गया। तो ये डेली रूटीन आप अगर फॉलो करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी जो रैंक है वो भी अच्छी, बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके जो नंबर्स हैं वो मेंस में वो भी काफी अच्छे से बढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास में डेली रूटीन है। ओके। अब हमारे पास में टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर देने का एक तरीका है, बिल्कुल सबसे पहले जो मैं फॉलो करता था आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे टायर 1 का आप पेपर दे रहे हो तो सबसे पहले मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं करता था कि रीजनिंग सबसे पहले करता था, उसके बाद में मैथ्स, मैथ्स के बाद में फिर मैं इंग्लिश, इंग्लिश के बाद जीके। क्योंकि होता क्या था कि जैसे मेरे पास कम टाइम बच रहा है तो इंग्लिश जीके को मैं फटाफट कवर करता था। ओके। तो इस वजह से उसके बाद अगर फिर भी आपको टाइम मिलता है तो आप मैथ्स के बचे हुए वापस जो क्वेश्चन है उन पे जा सकते हो। तो एक पैटर्न है, ये आपको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, ये सारी डिटेल मैंने डिस्कस करी है, आगे भी हम मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई चीज जो आपको पूछनी है, जो आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उन चीजों को मैं कवर करवा लूंगा। ओके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।